नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में शुरू करेंगे एशिया की मृदाएं। हमने पिछले अध्याय में एशिया की मृदाओं के विषय में टुंड्रा मृदा और पोडज़ोल मिट्टी के बारे में आपको बताया था। चूँकि पोडज़ोल मिट्टी को हम पेडाल्सफर भी कहते हैं, जो कि पोडज़ोलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत बनी थी। ह्यूमस की कमी है, परंतु एल्युमिनियम और फेरस की इसमें अधिकता है। कणों का आकार बड़ा है और रंग राख जैसा है, पर कृषि में इसका महत्व कम है क्योंकि ये बहुत कम उपजाऊ हैं और वनों के लिए ये बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे काली मिट्टी, या इसको हम प्रेरी मृदा भी कहते हैं। इसका विस्तार पश्चिमी साइबेरिया, भारत का दक्षिण पश्चिमी भाग और उत्तरी मंचूरिया में पाया गया है। एशियाई रूस में इसको चरनोज़म कहते हैं और इसे हम सब शीतोष्ण घास स्थलों की मृदा के नाम से भी जानते हैं। अर्धशुष्क वह उप आर्द्र प्रदेशों में जहाँ वर्ष में कम से कम एक ऋतु अवश्य सूखी रहती है, वहाँ पर ऐसी मिट्टियाँ पाई गई हैं। अधिकता इसमें जैव पदार्थों की है क्योंकि उत्तर में वन आच्छादित प्रदेश हैं एवं दूसरी ओर शुष्क छोटी घास वाले प्रदेश हैं। तो उत्तर में इसके कोणधारी वन है और इसके नीचे इसके स्टेपीज घास के प्रदेश हैं, इसलिए जैव पदार्थ यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनका रंग गहरा भूरा तथा काला होता है, जिसमें जैव पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक है। इस मिट्टी का उपयोग बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह उपजाऊ भी है। साथ ही साथ उपजाऊ होने के पीछे कारण यह है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक है। कपास की कृषि के लिए इसका मुख्यतः बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसे हम कई बार कपासी मृदा भी कहते हैं। कई क्षेत्रों में भारत में इसे रैगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इसका रंग काला है, इसलिए हम इसे रैगड़ मिट्टी कहते हैं। स्थायी फार्म व्यापारिक कृषि क्षेत्रों में इस मृदा का उपयोग बहुत अधिक है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं गेहूँ, मक्का, जौ, जई, चुकंदर, राई, कपास और चारे की फसलें, जिससे कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक कृषि की जाती है। वनस्पति इसमें समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चेस्टनट मिट्टी, जिसको कि हम पैडाकोल्स भी कहते हैं। यह मिट्टियाँ चूना युक्त होती हैं। समशीतोष्ण घास स्थलों की मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी तथा मध्य साइबेरिया के स्टेप्स घास के मैदानों में है। यहाँ इसे हम काली चरनोज़म भी कहते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान इसी मिट्टी से निर्मित है, पर भारत में इसे जलोढ़ मिट्टी के नाम से कहा जाता है। इसका निर्माण पैडाकॉल के नाम से होता है, जिसमें कि मिट्टी का जो अध्ययन करते हैं उसको हम पैडोलॉजी बोलते हैं। अब जब हम उसको पैडोलॉजी में बोलते हैं तो पैडाकॉल्स का मतलब होता है पैड प्लस कॉल। पैड का मतलब होता है मिट्टी, कैसी मिट्टी जिसमें कि Cal कैल्शियम की मात्रा अधिक है। इस मिट्टी का निर्माण कैपिलरी एक्शन से होता है और कैपिलरी एक्शन से चूना धरातल के ऊपर आ जाता है। कैसे आता है कि वर्षा की मात्रा सामान्य है, जैव पदार्थ अधिक मात्रा में है, घास के मैदान हैं, घासों में जड़ होती है, जड़ से धरातल का कम वर्षा होने पर धरातल सूखता है तो भूमि पर जल ऊपर आना चाहता है। इस पानी के साथ चूने का अंश भी मिल जाता है। इस तरीके से कैपिलरी एक्शन से यह इस मिट्टी का निर्माण होता है। घास जड़ें इसमें चूने का ग्रहण करती हैं और मिट्टी की ऊपरी परत पर आके छोड़ती हैं। इस क्रिया को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। इस मिट्टी की मोटाई ए और बी लेयर दोनों में तो सुविकसित है, परंतु इसमें मृदा के कण महीन है और ह्यूमस की मात्रा भी अधिक है। इस मिट्टी का रंग कत्थई है और कहीं कहीं पर भी काला भी है और उत्तरी भारत में इसका रंग पीला है। इस मिट्टी में अधिकता पाई जाती है पोटेशियम की, पोटाश की, चूना की, खनिज की और ह्यूमस की। इस मिट्टी का महत्व अधिक है
और विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में ये पाई जाती है। भारत के गंगा यमुना के मैदान इसी मिट्टी के से निर्मित है, जिनको कि हम जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदानों के नाम से कहते हैं। और इस मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती हैं वो हैं गेहूँ, जौ, चना, गन्ना, चुकंदर, राई, कपास। इस मिट्टी की वनस्पति समशीतोष्ण घास के मैदान इस मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीय मिट्टी, धूसर मरु मृदा है। इसका विस्तार 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में है। दक्षिण पश्चिम में अरब मरुस्थल, थार का मरुस्थल, मंगोलिया के गोबी के मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी वनस्पति के लायक नहीं है। केवल ज़ेरोफाइट्स, जिनको कि हम कहते हैं मरुस्थलीय वनस्पति, इसी में पाई जाती है, या हम कहते हैं कटीली घास इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस मिट्टी का महत्व बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा अस्थिर मिट्टी है और पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। इसका विस्तार मध्यवर्ती उच्च क्षेत्रों में उच्च प्रदेशीय मृदा है, जिसमें हिमालय, तिब्बत, सिकियांग और उच्च पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें हिमालय में, असम में इसको हम चाय मृदा के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में चाय का बहुत अधिक उत्पादन होता है। इस मिट्टी का रंग गहरा है और इसमें बालू संगठित है। इसका उपयोग चाय के लिए बहुत उपयुक्त है और चाय यहाँ पर सीढ़ीदार खेतों में की जाती है और खासकर चावल, आलू में इसका उपयोग बहुत अधिक है। पर्वतीय क्षेत्रों के कारण इस मिट्टी का महत्व बहुत अधिक पाया गया है, क्योंकि इस मिट्टी के द्वारा ही इन क्षेत्रों में बहुत अधिक चाय का हमें फसल देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमने एशिया की मिट्टियों का अध्ययन किया। इन मिट्टियों के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि 3 प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टियों का निर्माण हुआ। नंबर 1 हुआ इसका पॉडजोलाइजेशन के द्वारा, वो हुआ उत्तरी भागों में। एशिया के मध्य भागों में हुआ कैपिलरी, या इसको हम बोल सकते हैं कैपिलरी एक्शन के द्वारा, जिसको कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। और जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत अधिक है और साथ ही साथ जहाँ पर तापमान बहुत अधिक है, वहाँ पर लेटराइजेशन की प्रक्रिया के कारण इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। उक्त मानचित्र को देखने पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये मिट्टियाँ उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ इनके विस्तार अलग अलग हैं और थार मरुस्थल की मृदा ने बहुत अधिक एशिया के भूभाग को घेरे हुए है, जिसको हम कहते हैं मरुस्थलीय मृदा ने बहुत अधिक एशिया के भूभाग को घेरे हुए है। साथ ही साथ हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि इन मिट्टियों ने एशिया को एक आर्थिक आधार प्रदान कर रखा है, क्योंकि एशिया की 60% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और इस वजह से इन क्षेत्रों में मिट्टी की